नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मनी गुरु। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए, तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होगा जिसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं moneyguru@zmedia.sfgroup.com। ये मेल आईडी है जिस पर कि आप अपने सवाल, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े जो भी सवाल है आपके, म्यूचुअल फंड, लोन, टैक्स, कोई भी सवाल है आपके, तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आज एक और चर्चा हम करेंगे कि निवेश करते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी भूल है जो अक्सर निवेशक कर बैठते हैं जिसको कि अवॉइड करना चाहिए। इस बारे में हम शो के दौरान भी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किन किन गलतियों से और किन किन मिस्टेक से आपको बचना चाहिए। और इस पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ बलवंत जैन जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। और हम निवेश के कुछ बड़ी भूल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसमें एक चीज तो कॉमन जो देखने को मिलती है अक्सर, लेकिन उसको लेकर हमने काफी ज्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट कर दिया अगर देखा जाए तो, कि जब भी आप निवेश करें तो गोल को हमेशा ध्यान में रखें, एक लक्ष्य बनाएं और उसको ध्यान में रखते हुए निवेश करें। और दर्शकों में कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस क्रिएट हो भी गया है, सामने से ही आप बोल देते हैं कि इस गोल के सामने हम ये एसआईपी या ये निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी जो अमूमन कुछ गलतियां हैं जो अक्सर निवेशक कर बैठते हैं जिन्हें कि अवॉइड करना चाहिए? देखिए पूजा, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि गोल के बारे में तो लोगों में जागरूकता हो गई है कि अभी लोग गोल के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों को समझ में आ गया है कि जैसे अपनी जो रेगुलर जर्नी है वैसे की वैसी फाइनेंशियल जर्नी भी है। रेगुलर जर्नी में अपन डिसाइड करते हैं, अगर लोकल जाना है तो कैब बुक करते हैं, आउट ऑफ टाउन जाना है तो प्लेन का टिकट बुक करते हैं, अब्रॉड जाना है तो ऑब्वियसली प्लेन का टिकट बुक करते हैं। इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट है, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा गोल है और आपका गोल कितना दूर है। तो उस हिसाब से ये गोल का इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो है, बहुत सारी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे मैं बताता जाता हूं। दूसरा ऐसा है कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली आजकल म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं, तो वो असेट का अलोकेशन नहीं करते हैं। मतलब ऐसा है कि वो जैसे कहावत बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो मतलब कोई लोग एग्रेसिवली पूरा इक्विटी में एक्सपोजर ले लेंगे ज्यादा, या कुछ बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन है वो एडवाइजेबल नहीं है। तो मतलब आपको अपना जो रिस्क प्रोफाइलिंग है, मतलब आपकी क्या कितनी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, आपका गोल कितना दूर है, आपकी क्या एज वगैरह, उसके बेसिस पे आपको जो मिक्सचर होता है आपकी असेट क्लास का, डेट का और इक्विटी का, ये दो मेजर इन्वेस्टमेंट क्लास है, असेट क्लास है। बाकी जैसे गोल्ड वगैरह भी है, तो आपका जो रेशियो डिसाइड होता है, मतलब आपका रिस्क, ये जैसे मैंने जो फैक्टर उनके बेसिस पे, तो आपको वो एक्चुअली एडहेर करना चाहिए। मतलब आप सब डेट में ही डालेंगे तो आपका रिटर्न नहीं आएगा, और अगर इक्विटी में डालेंगे तो थोड़ी रिस्क आ जाती है। इसके अलावा जैसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि एक बार कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, तो या तो वो एनएवी है ना हर 10-15 दिन में देखते हैं, तो वो हो गया ओवर रिव्यू हो गया। मतलब रोज रोज देखने से मतलब नहीं है। और एक होता है रिव्यू ही नॉन रिव्यू ही नहीं करते हैं। आप किसी ने बोल दिया कि ये फला स्कीम में डाल दीजिए, तो वो स्कीम में उनका एसआईपी जा रहा है। पर अभी ऐसा है कि कोई भी फील्ड में, जैसे खेल के फील्ड में या क्रिकेट के फील्ड में भी हर एक प्लेयर का अपना अपना जमाना रहा है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी हर एक स्कीम का अपना अपना समय होता है। तो आपको समय समय पे अपनी जो स्कीम है उसको रिव्यू करना चाहिए। आपका जो ओवरऑल असेट का जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करना चाहिए। मतलब अगर कोई असेट क्लास आपकी बढ़ गई है वैल्यू में, तो दूसरी असेट क्लास का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो गया होगा। तो पहले जो अपना असेट का अलोकेशन डिसाइड किया हुआ है कि भाई अपना 70%, मान लीजिए मतलब 70% आप इक्विटी में डालेंगे, 30 आपका डेट में डालेंगे। तो इक्विटी अगर आपका 75 हो जाता है तो आपको 75 इधर से ट्रांसफर करके डेट में डालना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग से आपको जो वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करने में थोड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जैसे व्यूअर्स, कई इन्वेस्टर्स क्या करते हैं
जो जितने टीवी के प्रोग्राम देखेंगे, जितने टीवी के प्रोग्राम में जो जो स्कीम सजेस्ट की है वो स्कीम खरीदते जाएंगे और फिर देखते हैं उन लोग, कई लोगों जैसे अपने पास प्रश्न भी आते हैं व्यूअर्स के, तो उनके पास में 10-10, 15-15 स्कीम्स है। तो पूजा ऐसा है ना, वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन में जो आपका एक्टिव फंड सिलेक्ट करने का जो बेनिफिट है, जो आपका एवरेज मार्केट से थोड़ा अच्छा रिटर्न देता है, वो आपके हाथ में से छूट जाता है। तो आइडियली मैं तो बोलता हूं हर एक असेट, मतलब जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है उसमें आपका एक एक ही म्यूचुअल फंड होना चाहिए। मतलब कुल मिला के 5-7 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे स्पेशली पूजा ELSS में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, वो क्या होता है कि टैक्स प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में एक साथ लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वैसे भी इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मार्केट की डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आपको थोड़ा 12 महीने का ओरिजिन लेना चाहिए और आपको जितना लमसम इन्वेस्ट करना है उसको आप 12 में डिवाइड कर सकते हैं। जी बलवंत जी, पूजा जैसे इन्वेस्टर्स थोड़े जी ये सब बात तो है कि लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है, एसेट एलोकेशन आप प्रॉपरली करें और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें। ये तो तीनों चीजें हैं और हम अक्सर दर्शकों को बताते भी रहते हैं। एक और गलती जो अक्सर निवेशक करते हैं वो ये है कि आपका जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग वो फंड सिलेक्शन नहीं करते। लाइक अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो उसके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप चूज कर लेते हैं। लाइक किस टाइम फ्रेम के लिए कौन सा फंड उनके लिए सही रहेगा उसकी जानकारी नहीं होती और कभी कभार बिना जाने समझे किसी तरह की थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में भी निवेश कर लेते हैं। तो उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि कब किस तरीके के फंड का सिलेक्शन करना चाहिए? फंड चुनाव करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए पूजा, ऐसा है जैसे आपने सही बताया कि लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की उसके हिसाब से नहीं करते हैं। अगर आपका गोल रिटायरमेंट का है, आपका अगर 20 साल दूर है और अगर आप उसके लिए डेट प्रोडक्ट में डालेंगे तो वो आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपका जो टाइम गोल का हॉरिजन है उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर जैसे 10 साल से लंबा पीरियड है तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप में डाल सकते हैं। अगर 3 साल तक का पीरियड है तो आपको डेट स्कीम्स में डालना चाहिए। 3 से 5 साल का पीरियड है तो आपको बैलेंस फंड में डालना चाहिए। 5 से 10 है तो लार्ज कैप या मल्टी कैप में डाल सकते हैं। ओके। दूसरा आपका क्या प्रश्न था? थीमेटिक। अच्छा, एक आप पूजा थीमेटिक फंड का और सेक्टोरियल फंड का। तो क्या होता है पूजा कि हर एक मार्केट में कोई ना कोई इंडस्ट्री का फ्लेवर होता है। पहले जब तेजी थी 2008 में, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम था, तो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत NFO भी आया और लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला। पर ये चूंकि क्या है, अपन को नहीं मालूम पड़ता है कि क्या थीम चल रही है। वो जब थीम चल चुकी होती है तब सबको मालूम पड़ता है कि अरे हाँ, तो अपना ये फार्मा सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया है या इंफ्रास्ट्रक्चर ने अच्छा दिया है। और वैसे के वैसा थीम का भी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हो गई, MNC थीम हो गई। तो मेरा तो सजेशन है कि आपको सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और चूंकि जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो उस समय की जो थीम होगी या जो उस समय का जो सेक्टर जो चल रहा है उसमें लेते ही हैं। तो आपको अलग से ये एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं और आप डाइवर्सिफाई फंड उसमें इन्वेस्ट करिए। एक और जो भूल करते हैं इन्वेस्टर्स, वो बताना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग म्यूचुअल फंड में सिंगल नाम से इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको जहां तक हो जॉइंट नाम से इन्वेस्ट करना चाहिए। जॉइंट नाम से इन्वेस्ट करने के बाद में भी आप उस पर नॉमिनेशन जरूर दे दीजिएगा। तो कल को किसी को कुछ हो जाता है तो जो सक्सेशन है आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वो स्मूथ हो जाती है। नहीं तो फिर क्या कोर्ट में जाना पड़ता है, विल के सामने प्रोबेट वगैरह लेना है या सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेना, वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे चीज है, कुछ रूल्स है जो आपको बताए गए हैं कि फंड का चुनाव करते वक्त क्या करना चाहिए और बिना जानकारी के, बिना अगर आपको मार्केट की जानकारी नहीं है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है तो ऐसे केस में थीमेटिक और सेक्टरल फंड के चुनाव करने से बचें। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, दीपक गुप्ता, उनका सवाल ले लेते हैं। दीपक जी नमस्कार। दीपक जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैम, मेरी बात आ रही है?
जी जी, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी मैम, एक्चुअली मैंने अपना मेल किया है क्वेश्चन, तो मेरा उसमें क्वेश्चन ये है कि जो मैंने फंड सेलेक्ट किए हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग वो सही है, या फिर मेरे को एक स्मॉल कैप फंड भी लेना चाहिए उसी SIP अमाउंट में। और एक मेरे पास कोटक टैक्स सेवर है, तो वो क्या टैक्स सेवर फंड सही है या मुझे उसमें स्विच करना चाहिए? ओके जी, आपने फंड के नाम मेंशन किए, गोल भी आपने प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है। राय दिलवा देते हैं। बलवंत जी, दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी उम्र 32 साल की है और कुछ 3-4 फंड में ये निवेश कर रहे हैं। क्या सही है इनके फंड्स और गोल के हिसाब से इन्होंने सही चुनाव किया है? देखिए पूजा, जैसे मेरे पास में भी दीपक जी का प्रश्न आया है, तो उनका जैसे रिटायरमेंट का गोल है, उसमें उनको 3.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है अगले 28 साल में, और वो बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो फंड मल्टी कैप फंड है, अच्छा फंड है। 28 साल में अगर ये 9,000 रुपया उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका जो 2-2.5 करोड़ के आसपास इकट्ठा होगा। उनको 3.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो उनको 12,800 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा गोल उनका उनके बेटे की पढ़ाई का है, जो 14 साल दूर है यहाँ से, जिसमें 9,000 रुपया SBI ब्लू चिप में डाल रहे हैं। SBI ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है, अच्छा फंड है। तो इनका टारगेट 65 लाख का है, पर 14 साल में 9,000 में इनको 39 लाख रुपए इकट्ठा होगा। तो अगर 65 लाख इकट्ठा करना है तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ा के 15,000 रुपया करनी पड़ेगी। ओके। तीसरा उनका गोल है बच्चे की शादी का 23 साल बाद में, जिसके लिए वो 6,000 रुपया HDFC मिड कैप फंड में डाल दे। वो मिड कैप फंड है, अच्छा फंड है, उसमें शुरू रख सकते हैं। और आपको उसमें करीब 88 लाख रुपया, इनको 60 लाख चाहिए, 88 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा, तो विद इन गोल है। तीसरा जो इनका जो इन्वेस्टमेंट वो एक अपना टैक्स सेविंग फंड में करते हैं, कोटक टैक्स सेवर में, वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ 96 है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और इनका प्रश्न था कि ये मेरा जो रिटर्न है वो मैं लमसम इन्वेस्ट किया है और SIP किया है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं दीपक जी को बताना चाहूंगा कि फर्क कुछ नहीं पड़ता है। आपकी जो SIP भी है, वो SIP है, वो भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज आपका वो छोटा लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो आप जिस दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं उस दिन से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट वगैरह मिल जाएगा। और जहां तक इनका प्रश्न है कोई स्मॉल कैप वगैरह ऐड करने, मेरे हिसाब से इनका जो फंड का सिलेक्शन है, एक्सेप्ट जो टैक्स सेवर है वो अच्छा नहीं है, बाकी सबका फंड सिलेक्शन अच्छा है। परंतु पूजा, मैं दीपक जी को भी बोलना चाहूंगा, हर व्यूअर को भी बोलना चाहूंगा कि आप अपना जो फंड का सिलेक्शन है वो आप रिव्यू जरूर करते रहे। और ऐसा नहीं कि हर 6 महीने 8 महीने में रिव्यू करें। आप कम से कम मतलब 1 साल 1.5 साल तो दे ही आपके फंड मैनेजर को, क्योंकि कोई कॉल लिया है और वो कॉल बराबर सही भी नहीं जा सकता, वो बाद में भी रिजल्ट देना शुरू करे। तो कम से कम 1.5 साल बाद में अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप चेंज करने की सोच सकते हैं, पर वेरी फ्रिक्वेंटली आप अपने फंड्स को रिव्यू नहीं कीजिएगा। तो ओवर रिव्यू भी ना करें अपने फंड्स को, लेकिन बीच बीच में 1-1.5 साल में उसको देखना, उसको चेक करना भी जरूरी है। अगले दर्शक हैं हमारे साथ तरुणजीत भाटिया फोन लाइन के जरिए। नमस्कार तरुणजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? तरुणजीत जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन्होंने अपना सवाल हमें मेल किया था। सवाल ले लेते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इनके निवेश करने की योजना है और 15 साल के लिए करीब 10,000 पर मंथ ये SIP में निवेश कर सकते हैं। और इन्होंने 2 फंड्स के बारे में भी जानना चाहा है, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी और ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप। ये दोनों फंड कैसे, इनसे संपर्क नहीं हो पाया कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी 40 साल की है, पहली बार SIP कर रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, ये कुछ ऐसी बात हो नहीं पाई इनसे। लेकिन बलवंत जी, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? इनके फंड सिलेक्शन कैसे हैं और लंबी अवधि के लिए क्या ये निवेश सही है? देखिए, ऐसा है कि जो 10,000 रुपए जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो और 2 फंड के बीच में कंफ्यूजन है, दोनों ICICI के हैं। एक ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है और दूसरा ICICI का फोकस ब्लू चिप फंड है। ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड का जो परफॉर्मेंस का वो हिस्ट्री थोड़ा लंबा है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वैसे ICICI फोकस ब्लू चिप है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, पर हिस्ट्री ICICI वैल्यू डिस्कवरी जितना नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि आप जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे
वैल्यू डिस्कवरी फंड स्कोर करता है तो आप अपना जो SIP है वो वैल्यू डिस्कवरी फंड में शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए ये राय आपको दे दी गई है तरुणजीत जी, और फंड सिलेक्शन जो किए हैं दोनों ही लार्ज कैप फंड्स हैं। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में आपको निवेश करने की राय दी गई है। एक और सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ सोनू लाल जी जुड़े हैं। सोनू जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ मैडम, मैंने अभी SIP शुरू की थी 2015 में, सितंबर 2015 में, और मेरी अभी करेंटली 4 SIP चल रही है। 2,000 की 2 SIP है, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप फंड, और 2,500 की SBI मैग्नम ग्लोबल फंड, और 1,000 की UTI MNC फंड। मुझे अगले 8 सालों के अंदर 30 से 35 लाख रुपए की जरूरत है मैडम। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो में और क्या ऐड करना है, और मुझे और अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाना है ताकि मैं ये गोल अचीव कर सकूं। ये एक ही गोल है आपका, आपको 8 से 10 लाख में 30 लाख रुपए की रकम की जरूरत है, इसीलिए आप ये पूरी SIP कर रहे हैं? हाँ मैडम, ऐसे तो एक और गोल है, रिटायरमेंट का भी है। हाँ जी, हाँ। तो उसके लिए भी मैं पूछना चाह रहा था कि इसको और ऐड कितना करना है, तो रिटायरमेंट के लिए मुझे। आपकी एज क्या है सोनू लाल जी? अभी मैडम मेरी एज 33 है। 33 है, ओके, चलिए सही समय पर आपने शुरू कर दिया है। और बलवंत जी से राय ले लेते हैं। बलवंत जी, इनके पास इन्होंने जो फंड मेंशन किया है, गोल इनका 2 ही है मेन, तो रकम चाहिए इनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, और रिटायरमेंट की भी योजना है। ये जो इतने फंड लिए हैं काफी हैं या और फंड्स लेने की जरूरत है और अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है इन्हें? देखो ऐसा है पूजा कि इनके पास में जो एक SBI ग्लोबल फंड है वो अच्छा फंड नहीं है, तो वो शिफ्ट कर सकते हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में। इसके अलावा वो ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड और फोकस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों फंड अच्छे हैं, परंतु क्या है कि 9,000 में से 4,000 की जो SIP है वो ये 2 ही फंड में जाती है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसका भी फोकस जो है वो मतलब कंसंट्रेशन कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजर पे नहीं होना चाहिए। तो आपका जो फोकस ब्लू चिप जो है उसकी SIP है ना, वो कोटक सिलेक्ट फोकस फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। आपको जैसे ये 30 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करना एक्यूमुलेट करना है, और आप 19,000 रुपया हर महीने आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चूंकि आप 9,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पैसा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। 9,000 से आप 7 साल में से 12 लाख के आसपास इन्वेस्ट कर पाएंगे, और ज्यादा स्कीम बढ़ाने की जरूरत नहीं है पूजा इनको। मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं या जो मैंने शिफ्ट करने को बोला है, स्विच करने को बोला है, उसमें ही बढ़ा दें अपना इन्वेस्टमेंट। तो ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में बने रहने की आपको राय दी जा रही है, प्रू फोकस ब्लू चिप में बने रहे, SBI मैग्नम ग्लोबल से एग्जिट करने की राय आपको दी जा रही है। जो भी फंड्स हैं वही काफी हैं, एक्स्ट्रा कुछ फंड्स यहाँ पर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल ले लेते हैं आहान का। इनकी उम्र 36 साल है, मौजूदा निवेश पर इनको सलाह चाहिए। फिलहाल आहान के इसमें करीब 6 फंड्स हैं और इन्होंने अपना गोल भी डिफाइन किया हुआ है। डाउन पेमेंट के लिए इनको रकम चाहिए और 15 साल में बेटे की पढ़ाई के लिए इनको 30 लाख की रकम चाहिए। इस तरीके के गोल भी इन्होंने बताए हुए हैं अपने। बलवंत जी, क्या सजेस्ट करेंगे, इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? देखिए पोर्टफोलियो में तो जैसे उनका ऐसा है कि पहले उनका जो घर खरीदने के लिए है वो उनको 5 साल में करीब 25-30 लाख रुपए चाहिए। तो इनको 25-30 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए 49,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना, 40 लाख रुपया इनको वो इकट्ठा करना है घर के लिए, तो 49,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अभी ये जैसे 25,000 रुपया कर रहे हैं तो उससे उनको 25.5 लाख रुपया ही इकट्ठा हो पाएगा। स्कीम जो है इनकी सब अच्छी स्कीम्स हैं, उसमें ये स्कीम्स में बने रह सकते हैं। परंतु एक जो स्कीम है इनकी IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। मैं वैसे बोलता हूं कि
कोई भी थेमेटिक या सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ। सेक्टोरियल फंड है तो ये जो पैसा है ये आप HDFC बैलेंस फंड में, जिसमें आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। और बच्चे की पढ़ाई के लिए जो आप है ना 5,000 रुपया, 2,500 रुपया रिलायंस स्मॉल कैप और मेरे एसेट में डाल रहे हैं, उसमें आपको ये जो आपका गोल है ये पूरा हो जाएगा। पर ये जैसे मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, वो अभी तक मिड कैप फंड था, पर फंड हाउस ने अभी सेबी का जो रिक्लासिफिकेशन का सर्कुलर आया है उसके हिसाब से इस फंड को लार्ज एंड मिड कैप रिक्लासिफाई किया है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर जो लोगों को लंबे समय का टारगेट लेके किया होगा तो अभी शायद थोड़ा, क्योंकि इसमें लार्ज कैप का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा तो उनको फिर दूसरा मिड कैप फंड ढूंढना पड़ेगा। ओके तो हाँ जी, ये सलाह आपको दी गई है। आपके फंड्स अच्छे हैं और कुछ बदलाव भी आप कर सकते हैं, ये कुछ सजेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। IDFC इंफ्रा से निकलने की यहाँ पर आपको राय दी जा रही है। नवजीत मीना का भी सवाल हमें आया है, इन्होंने ईमेल पे अपना सवाल भेजा है। उम्र 25 साल ही है और उन्होंने काफी यंग एज से अपना निवेश स्टार्ट कर दिया है। 18 साल में वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहे हैं। बलवंत जी, इन्होंने कुछ 4 फंड में निवेश किए हुए हैं, कैसे लग रहे हैं आपको ये फंड्स? देखो ऐसा है पूजा कि जैसे अभी ये उनकी उम्र तो कम है और कह रहे हैं कि मेरे को वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करना है। पूजा, वेल्थ क्रिएशन जो गोल है वो लास्ट का गोल होता है। मतलब जब आपके सब गोल फुलफिल हो जाते हैं तब आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। तो आपको जैसे आपकी शादी का गोल होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई वगैरह का गोल होगा, तो वो गोल पहले स्पेसिफाई करिए। और ये वाला जो गोल है आपका वेल्थ क्रिएशन का, वो एकदम लास्ट वाला फंड होना चाहिए। right. आपकी उम्र के हिसाब से आप जितना पैसा सेव कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। 9,000 रुपया महीने का सेव कर रहे हैं, इससे आपको 18 साल में 69 लाख के आसपास इकट्ठा हो जाएगा। और मैं कंजर्वेटिवली 12% का रिटर्न गिन रहा हूँ। हिस्टोरिकली वैसे 16-17% रिटर्न सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है, परंतु तभी पूजा इंटरेस्ट की रेट भी ज्यादा थी। और जो इक्विटी का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट है। और अभी चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, पहले पीपीएफ पे 12% मिलता था, अभी 8% के आसपास मिलता है, तो 12% कंजर्वेटिवली उनको रिटर्न मिलेगा। और उनके जो फंड के सिलेक्शन है वो सब अच्छे हैं। जैसे DSP ब्लैक रॉक न्यू 50 है, वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो चूंकि लार्ज कैप फंड है तो इसकी जगह वो ICICI प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप में शिफ्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप 35 है, वो मल्टी कैप फंड है। ABSL का प्योर वैल्यू फंड है, वो मिड कैप फंड है, उसमें बने रह सकते हैं। और मेरे एसेट इमर्जिंग फंड है जो इसका रिक्लासिफिकेशन हो रहा है अभी, लार्ज एंड मिड कैप है, तो ये मैं कंटिन्यू कर सकते हैं। DSP का और ज्यादा क्या, इसका हिस्ट्री भी नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, अक्टूबर 17 का ही ऐसे ही इसका रिकॉर्ड है, तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, मैंने जैसे बताया वैसे। ओके तो नवजीत मीना जी, ये सलाह आपको दी गई है और आपके जैसे काफी सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं जो कि अब इस वक्त मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सलाह काफी काम आएगी कि देरी नहीं करें, निवेश में सही टाइम पे स्टार्ट कर ले, लेकिन गोल को अपने प्रॉपरली डिफाइन करें। चलिए, ये कुछ हमने आपको रूल्स भी बताए हैं कि किन गलतियों से बचे और कुछ सवालों के जवाब भी दिए। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए और जितने भी सवाल थे दर्शकों के उन्हें एड्रेस करने के लिए। फिलहाल मनी गुरु में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जी बिजनेस पर, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।